अब बच्चों हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में ना, कि मोमेंटम क्या चीज़ है। मोमेंटम के बारे में एक फेमस लाइन जो हम अक्सर सुनते हैं, मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन है। आपके लिए मैंने पॉइंट बोर्ड पे भी लिखे हैं। मोमेंटम बेसिकली क्या चीज़ है? क्वांटिटी ऑफ मोशन है। इन जब बॉडी मूव करता है तो उस मोशन की वजह से उसके पास जो क्वांटिटी होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। दूसरी इसके बारे में आप लोगों ने वर्ड याद रखना है कि एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और तीसरा वर्ड मैंने आपके लिए लिखा है कि सिंपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, तीन तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और एक सिंपल प्रोडक्ट भी होता है। सिंपल प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? सिंपल प्रोडक्ट को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी को अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड करें तो फिर भी बच्चों आंसर वेक्टर ही आता है। क्या मैंने बताया? स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाइड करें तो आंसर वेक्टर ही आता है। इसको हम सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट में जो दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड होती हैं वो दोनों वेक्टर होती हैं, लेकिन आंसर स्केलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? जो दोनों मल्टीप्लाइड होती हैं दोनों वेक्टर होती हैं, लेकिन आंसर भी वेक्टर ही होता है। देखें, ये तो फिर उनसे डिफरेंट है। इसमें जो मल्टीप्लाइड हो रही है एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाइड हो रहा है और आंसर भी आपके पास वेक्टर ही आ रहा है। तो अब ज़रा इस मोमेंटम को देखते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब ज़रा इस पे गौर करें। मोमेंटम का जो फार्मूला है, इसमें मास को हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेसिकली स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाइड करें तो इस प्रोडक्ट को हम सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने लिखा है कि मोमेंटम है तो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन किस प्रोडक्ट का रिजल्ट है? सिंपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया, मैं ये आइडिया हो गया कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके कुछ छोटे से एमसीक्यूज देख लेते हैं। वेक्टर के ही एमसीक्यूज देखते हैं कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उससे रिलेटेड इसके कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक बहुत फेमस एमसीक्यूज मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। उसमें बच्चे पूछा है कि कैलकुलेट डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम बताएं। किसका चेंज इन मोमेंटम बताना है? इसको ज़रा गौर करें। ये एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है। इस बॉडी की मास m है। लिखा है कैलकुलेट डेल्टा पी एट द अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल पे आप लोगों ने चेंज इन मोमेंटम बताना है। और साथ ये भी ऐड करें कि बॉडी मूव विद कांस्टेंट स्पीड v। ये भी इसकी स्टेटमेंट में लफ्स ऐड कर लें, थोड़ी मिसिंग स्टेटमेंट है कि बॉडी मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। किसके साथ? v कांस्टेंट स्पीड से बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है। और क्वेश्चन उसका ये है कि अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल लफ्स लिखा हुआ है, अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब इस एंड पे और इस एंड पे जब बॉडी पहुंचेगा तो उस वक्त आप लोगों ने इसका डेल्टा पी बताना है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी है कि बॉडी जो मूव कर रहा है वो किस स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से बच्चों मूव कर रहा है। देखिए, स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बॉडी मूव करता रहेगा, अगर उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज डेफिनेटली नहीं होगी और डायरेक्शन तो उसकी होती ही नहीं है। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लेट से अपवर्ड है तो यहाँ पर तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी ना फिर, यानी यहाँ पर अगर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। लेकिन इशू सिर्फ ये है कि स्पीड तो दोनों तरफ सेम है, तो फिर इधर माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? माइनस साइन इस वजह से लगा रहे हैं कि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें, ये अगर अपवर्ड है तो ये 2 डायमेंशन में किधर होगी? डाउनवर्ड है, तो अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से इसके साथ माइनस साइन आया है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि डेल्टा पी बताएं। डेल्टा पी बच्चों आपको पता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है, यानी पी एफ माइनस पी आई होगा। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल देखिए मास m है, वेलोसिटी माइनस v है, मोमेंटम कैसे आता है? m को v से मल्टीप्लाइड करें, तो m को जब माइनस v से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? माइनस mv हो जाएगी। तो पी एफ यहाँ से जो बनेगा दैट इज़ इक्वल टू क्या होगा? माइनस mv होगा। यहाँ पर आप लोगों ने माइनस का साइन लगा देना है। अब इनिशियल मोमेंटम की अगर बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम किसकी इक्वल है? m इंटू वी है, तो m इंटू वी हो गया। असल में बच्चों से जल्दी में गलती ये होती है
कि वो ये समझते हैं इधर मोमेंटम पॉजिटिव होगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव होगा, तो चेंज इन मोमेंटम का आंसर वो नल वेक्टर या ज़ीरो चूज़ कर लेते हैं। ये आपने गलती नहीं करनी। आप लोगों ने प्रॉपर इस मैकेनिज़्म अब आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब ये भी -mv हो गया, ये भी -mv है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो -2mv होगा। बस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। आप लोगों ने ये वेक्टर जो मोमेंटम है उसकी वेक्टर फॉर्म आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में भी रखना है। इसी से मिलता जुलता एक और एमसीक्यू देखते हैं। देखिए सपोज करें ये बॉल है और ये आपके पास कोई बॉल है। आप लोगों ने इस बॉल को इस वॉल की तरफ थ्रो किया है और ये बॉल उस वॉल के ऊपर जाकर हिट कर रही है विद वेलोसिटी v के साथ। अब हम ये क्वेश्चन में बात मेंशन है कि इस बॉल का इस वॉल के साथ जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, और आपको मुझे पता है कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होती, यानी मैग्नीट्यूड उसकी कांस्टेंट रहती है। लेकिन इस कोलिजन की वजह से हमें ये तो पता है वेलोसिटी की अगर मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये तो बच्चों आपको आइडिया हो रहा है ना कि वेलोसिटी की क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। अब हम लोगों ने क्यों कहा है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट क्या गिवन है, इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, इसमें बॉडी की वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होती। अगर उसने हिट किया विद वेलोसिटी v से तो बाउंस बैक होगा विद वेलोसिटी किसके साथ, -v के साथ बाउंस बैक होगा। इस केस में भी अगर आपका सेम क्वेश्चन आ जाए कि इस केस में भी आप चेंज इन मोमेंटम बताएं, इन्हें आपसे पूछते हैं आप डेल्टा पी बताएं, तो इस केस में हम डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह ही फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो इस केस में जब फाइनल निकालोगे तो m को -v से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही इक्वेशन बन जाएगी -mv माइनस ये फार्मूला का, और इनिशियल मोमेंटम mv करोगे तो दोबारा आंसर -2mv ही होगा। इट मीन कि इस सिचुएशन का आंसर भी चेंज इन मोमेंटम -2mv है और इस सिचुएशन का भी चेंज इन मोमेंटम -2mv है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके वेक्टर होने के किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब अच्छा हम काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के कंबाइंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी बात काइनेटिक एनर्जी पे कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप सबको याद है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, कि किसी भी बॉडी के पास वो एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से होती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बहुत फेमस मैथमेटिकल फॉर्म है, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 mv²। m जो मास है, v यहाँ पर स्पीड है। ये जो v² बच्चों लिखा हुआ है, इस v² को मैं लिख सकता हूँ v.v। और अब आप ज़रा देखिए ये mv लिखा हुआ है, इस v² को v.v मैंने लिख दी है। इस mv को अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि mv को हम क्या लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं। तो इस mv की जगह पर मैंने नीचे p लिख दी है, ये mv की जगह पर p हो गया, ये डॉट उसी तरह और v, तीनों इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन गई। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये ड्रॉ हो जाता है। अब अगर आपका एमसीक्यू आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, तो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी किस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, वो स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, क्योंकि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है। और जितनी भी चीज़ें स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट होती हैं वो सारी कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी, स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। तो दो बातें होंगी, काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी द रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरी बात आपको क्या बताइए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो खुद कौन सी क्वांटिटी होगी, फिर स्केलर क्वांटिटी होगी। एक और फार्मूला लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी p²/2m, ये कहाँ से आ गया, ये बड़ा समझना आसान है बच्चों। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इस इक्वेशन को, ये जो पहली वाली इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को आप m से मल्टीप्लाइड भी कर दो और m से डिवाइड भी कर दो, नीचे मैंने डिवाइड किया है, m से मल्टीप्लाइड करेंगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आखिरी फार्मूला बनाने के लिए इस फर्स्ट इक्वेशन को मैंने m से मल्टीप्लाइड भी कर दी और डिवाइड भी कर दी, डिवाइड का m हो गया, ऊपर जब m लिखेंगे तो m से मिलकर m² हो जाएगा। अब ज़रा खुद सोचो, ये m² v² को तो हम p² नहीं लिख सकते, ये m² v² को मैंने p² लिख दी है, नीचे वही 2m हो गया। तो इसी फार्मूले से हम काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो बच्चों ये बात होगी कि जो सारे आपके सामने बोर्ड पे फार्मूला लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इनको माइंड में रखना है कि सारे फार्मूले किस एनर्जी के हैं, काइनेटिक एनर्जी के हैं। अब इन फार्मूला से बहुत अच्छे इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखो बच्चों, आप इस पहले फार्मूले को देखो जो आप लोगों ने सबसे पहले लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। अगर इस फार्मूले पे आप गौर करें
तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी का और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो देखिए मैंने आपके सामने लिखा है कि इसी फार्मूले को देख के जो सबसे पहला था कि काइनेटिक एनर्जी और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन बच्चे अगर आप आखिरी फार्मूला देखें तो आखिरी फार्मूला में काइनेटिक एनर्जी का और मास का आपस में यहाँ से देखना है कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो ये मैंने काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्स रिलेशन भी लिखा है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि ये इन्वर्स रिलेशन उस वक्त सिर्फ होल्ड करेगा जब बॉडी का P यानी मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब बात ध्यान से सुननी है, काइनेटिक एनर्जी और मास के दो रिलेशन हैं। एक में काइनेटिक एनर्जी और मास का डायरेक्ट रिलेशन है, एक में काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्स रिलेशन है। अब इन्वर्स रिलेशन तो मैं क्लियर हो गया, हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होगी कि बॉडी जो है उसका मोमेंटम कांस्टेंट है। ये हिंट है आप लोगों के पास, जब मोमेंटम कांस्टेंट वर्ड यूज़ करेगा तो हमेशा बच्चों काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्स रिलेशन ही होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी और मास का कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में आपको मोमेंटम कांस्टेंट नहीं गिवन, तो फिर हमेशा आप लोगों ने याद रखना है हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और मास का डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करना है। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ ये फिर जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूले का मतलब है हम हमेशा इसी को यूज़ करेंगे। और नीचे वाला कंडीशनल फार्मूला है। कंडीशनल फार्मूला मैं उसको कहता हूँ जिसकी कंडीशन अगर गिवन होगी तब उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वो वाला फार्मूला बच्चों यूज़ नहीं होगा। देखते हैं कि एमसीक्यूज़ मैंने आपके सामने डायग्राम में 3 बॉडीज़ बनाए हैं, मूविंग बॉडीज़ हैं, तीनों मूव कर रहे हैं। एक की मास 1 किलोग्राम है, एक की मास 2 किलोग्राम है, एक की मास 3 kg है। क्वेश्चन उसके ये है कि सारे बॉडीज़ कर मूव रहे हैं, एरोज शो कर रहे हैं कि मोशन में है। विच बॉडी हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन बच्चों ये है कि इन बॉडीज़ में से किस बॉडी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और आगे कंडीशन क्या लगा दी, इफ़ P कांस्टेंट। अब देखिए कंडीशन लग रही है मोमेंटम कांस्टेंट है। तो अब आप यूँ सोचो इस बात को कि इस क्वेश्चन में किसका आंसर आप लोगों ने आंसर करना है। आपको बॉडी की मासेस पता है और आपसे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। मीन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को मास से लिंक करना है, और काइनेटिक एनर्जी मास से 2 फार्मूला के थ्रू लिंक हो रही है। अब देखना ये कि हम डायरेक्ट रिलेशन से आंसर करेंगे या इन्वर्स से करेंगे। तो कंडीशन मुझे बताएं, क्वेश्चन में गिवन है इफ़ P कांस्टेंट, और बच्चों अगर P कांस्टेंट गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्स रिलेशन यूज़ होगा। इट मीन्स कि जिस बॉडी की मास सबसे कम होगी, P कांस्टेंट गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जिस बॉडी की फिर मास सबसे कम होगी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए इन तीनों में से सबसे मास किसकी कम है, 1 kg वाले की, इसको हम M1 कह देते हैं। ये बच्चों M2 है, ये M3 है। तो M1 जो है जिसकी मास 1 kg है, उसकी मास अगर सबसे कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन आपका अल्फा ऑप्शन बनेगा। दोबारा इसी एमसीक्यूज़ को देखते हैं। बच्चों यूँ सोचो कि अगर क्वेश्चन में ये P कांस्टेंट सपोज करें गिवन ही नहीं है, सिर्फ इतना सा सवाल है कि बॉडीज़ हैं, सारे मोशन में है, मासेस गिवन है, और ये पूछा गया है विच बॉडी हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी इफ़ वाली कंडीशन नहीं गिवन। तो अब मुझे बताओ अब इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या अब भी अल्फ़ा होगा? बिल्कुल अब ठीक कह रहे हैं, अब अल्फ़ा नहीं होगा क्योंकि अब उसने कंडीशन ख़त्म कर दी है। अब आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, काइनेटिक एनर्जी और मास का हम डायरेक्ट रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, और इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जिस बॉडी की मास सबसे ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो याद रखना है कि अगर P कांस्टेंट ना गिवन होता तो फिर इसी सेम एमसीक्यूज़ का ऑप्शन आपके पास चार्ली होता, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में P कांस्टेंट गिवन है इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन अब चार्ली नहीं है, अब इसका ऑप्शन क्या था, अल्फ़ा ऑप्शन था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ फर्दर क्लियर हो जाए। देखिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यूज़ लिखा है, मैंने लिखा है कि 2 मूविंग बॉडीज़ हैं, 2 मूविंग बॉडीज़ हैं जिन बॉडीज़ की मास M1 और M2 गिवन है, बल्कि उनकी रेशो गिवन है M1:M2, 2:1 गिवन है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन मूविंग बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जीज़ की रेशो बताओ। किसकी रेशो बतानी है, काइनेटिक एनर्जीज़ की रेशो। देखो बच्चों अगर आप काइनेटिक एनर्जीज़ की रेशो बताते हो तो हमें तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट भी है और इन्वर्स भी है, तो आप इस तरह तो रेशो नहीं बता सकते जब तक आपको पता ना हो कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तब आपको याद है कि अगर यही सेम क्वेश्चन गिवन हो, कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और मास का डायरेक्ट रिलेशन से आंसर करना है। और अगर बच्चों हम डायरेक्ट रिलेशन से आंसर करेंगे तो फिर क्या आंसर बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन है तो ऊपर मास क्या आ जाएगी M1
नीचे मास बचो m2 हो जाएगी, और इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे m1 कितनी है 2:1 आंसर हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास आसान बात है कि अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन तो फिर डायरेक्ट रिलेशन है, जो मास की रेशियो है वही काइनेटिक एनर्जी की रेशियो होगी। लेकिन बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये कह देता कि आप लोगों ने रेशियो तब कैलकुलेट करनी है जब P कांस्टेंट हो जाए, और जब P कांस्टेंट होगा फिर आपको पता है कि अब आप लोगों ने कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, बिल्कुल ठीक, इन्वर्स रिलेशन यूज़ करेंगे। तो मुझे जल्दी से लिखवाएं ना ज़रा, जब इन्वर्स रिलेशन लिखेंगे तो ये आपका ऊपर मास किसकी आएगी, देखिए इन्वर्स रिलेशन है ये वाला, ऊपर मास नीचे 2 है तो ऊपर 2 आएगा, ऊपर 1 है तो नीचे 1 आएगा। अब m2 ओवर m1 बनेगी ये, और अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो m2 किसकी इक्वल है 1/2 है। देखिए सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से आंसर बदल जाते हैं। अगर ये P कांस्टेंट ना लिखा होता तो रेशियो 2:1 थी, और अगर P कांस्टेंट लिखा हुआ है तो रेशियो 1:2 होगी। तो ये बस आप लोगों ने छोटी छोटी बातें इसकी माइंड में रखनी है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का लिखा हुआ है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों दोबारा वापस आएँ जल्दी से, देखें इस फार्मूले को देखें, काइनेटिक एनर्जी का P के स्क्वायर के साथ रिलेशन है, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर है, और ये हमें पता है रिलेशन कब होल्ड करेगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी का P के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर है, इसमें किसके साथ आ रहा है P के साथ है, मैंने दोनों लिखे हुए हैं। आप लोगों ने याद रखना है इन दोनों फार्मूला में ये वाला फार्मूला जो पहले वाला है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, ये बच्चों जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूले का मतलब ये है कि हम हमेशा इसी को यूज़ करेंगे। तो दूसरा कब यूज़ होगा, वो कंडीशनल हुआ ना फिर, क्योंकि एक को मैं जनरल कहता हूँ तो दूसरे को मैं कंडीशनल कहता हूँ। ये कंडीशनल फार्मूला हम रेयर यूज़ करते हैं इसके वैसे, लेकिन इसकी अपनी कंडीशन ये होती है कि के ई और पी का डायरेक्ट रिलेशन तब होल्ड करेगा जब क्वेश्चन में ये मेंशन होगा बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कह दें कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो फिर काइनेटिक एनर्जी और पी का डायरेक्ट रिलेशन अब यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप लोगों ने डायरेक्ट यूज़ करना है, लेकिन स्केयर वाला यूज़ करेंगे। विदाउट स्केयर वाला जो लीनियर रिलेशन है, इसे लीनियर भी कहते हैं ना, लीनियर रिलेशन उस वक्त यूज़ होगा जब वी कांस्टेंट बोलेगा। और अगर क्वेश्चन में वी कांस्टेंट की बच्चों कंडीशन नहीं गिवन तो फिर हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर यूज़ होगा। वैसे ज़्यादातर एमसीक्यू जो भी आते हैं उनमें यही फार्मूला ही यूज़ होता है। एक नीचे एमसीक्यूज देखते हैं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने आपके लिए एमसीक्यूज लिखे हैं, व्हाट इज़ इफेक्ट पूछा हुआ है, किसके ऊपर इफेक्ट पूछा हुआ है बच्चों, मोमेंटम के ऊपर, और उसकी कब पूछा हुआ है, इफ़ वी डबल द काइनेटिक एनर्जी। अब पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। देखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। पहली बात अब ये सोचो फार्मूला यूज़ कौन सा करना है, क्या कंडीशन वी कांस्टेंट गिवन है, बिल्कुल नहीं गिवन। तो बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं कि अब इसमें फार्मूला हम काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर ही यूज़ करेंगे। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं, ये बच्चों अब जल्दी से बात आप लोगों ने समझनी है कि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बार बार अप्लाई होगा। अब आते हैं वापस, व्हाट इज इफेक्ट ऑन मोमेंटम। मोमेंटम पे इफेक्ट पूछा गया। देखिए पी का तो स्क्वायर लिया जा रहा है ना, तो बेहतर है कि आप पी को, आसानी हो जाएगी आपके लिए, स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। अब उसने किस चीज़ को डबल किया, इफ़ वी डबल दी काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने देखे काइनेटिक साथ 2 लगा दिए। वो कह रहे हैं कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें तो बताएं पी पे क्या इफेक्ट होगा। तो मैं अक्सर कहता हूँ तो आसान मेथड ये है आसान इसका मेथड ये है कि आप यूँ याद रखें कि आप लोगों ने इसकी दोनों साइड पे इक्वलिटी मेंटेन करनी। इक्वलिटी में इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर इस साइड पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर p के साथ ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर लेने से 2 ही बन जाए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर इस साइड पे 2 क्यों लिखा है, पहली बात तो ये, वो तो क्वेश्चन में गिवन था, नहीं फिर डबल द काइनेटिक एनर्जी। अब आप लोगों ने p के साथ ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर लेने से क्या बने, 2 बने, ताकि दोनों साइड पे कांस्टेंट इक्वल हो जाए। क्या इक्वल हो जाए, कांस्टेंट इक्वल हो जाए। अब को बच्चा सोचता है मैं इसके साथ इधर 2 लिख देता हूँ तो बराबर हो गया। देखिए इधर तो 2 क्वेश्चन की वजह से आ रहा है, अगर आप इस जगह पर 2 लिखते हैं तो 2 का तो क्या लिया जा रहा है, स्क्वायर लिया जा रहा है। 2 का क्यों स्क्वायर ले रहे हैं, देखिए आप लोगों ने 2 किसके साथ लगाना है, p के साथ लगाना है ना। तो इस फार्मूले में p का स्क्वायर लिया जा रहा है, तो जो p का स्क्वायर लेंगे तो उस नंबर का भी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा।
तो इसका मतलब है कि अगर आप इधर 2 लगाते हैं और आप ये कहते हैं काइनेटिक एनर्जी के डबल करने से मोमेंटम भी डबल हो गया है, तो इस बात का मतलब क्या है भला? इस बात का मतलब है कि अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इधर 2 लिखा हुआ है, उधर क्या लिखा हुआ है? 4। ये तो बात इनकरेक्ट है। आप लोगों ने दोनों साइड को क्या करना है? इक्वल करना है। तो अब आप ज़रा सोचें इक्वल कैसे होंगी। तो बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं कि इसमें हम ये करेंगे कि हम अगर 2 का क्या लगा दें, इसके ऊपर अंडर रूट का साइन लिख दूँ मैं। अगर मैं इस 2 के ऊपर अंडर रूट का साइन लिख दूँ तो अब ज़रा खुद सोचो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर रहे हैं तो P पे क्या इफेक्ट हो रहा है? P आपका अंडर रूट 2P बन रहा है। लेकिन इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या बना? 2 ही बना, ताकि दोनों साइड क्या होगी? बैलेंस होगी। अब अगर आपके एमसीक्यू आता है कि काइनेटिक एनर्जी को डबल करने से मोमेंटम पे क्या इफेक्ट होगा, तो आप 2 चूज़ करोगे या अंडर रूट 2? बिल्कुल ठीक, हम अंडर रूट 2 चूज़ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को डबल करने से मोमेंटम कितने टाइम? अंडर रूट 2 टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, दोबारा देखें। देखिए काइनेटिक एनर्जी को सपोज करें बच्चों, मैं कहता हूँ 4 टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम कितने टाइम? 4 टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, बताएं मोमेंटम पे क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने क्या बताया? हम दोनों साइड को बैलेंस करेंगे। ये बहुत आसान है। अब हम मोमेंटम के साथ ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर लेने से क्या बन जाए? 4 बन जाए। तो खुद सोचो P के साथ क्या लिखें जिसका स्क्वायर लेने से 4 बनेगा? बिल्कुल ठीक, आप बता रहे हैं 2 लिखेंगे। इसका मतलब ये हो कि काइनेटिक एनर्जी को अगर 4 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो मोमेंटम बच्चों कितने टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा? 2 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मुझे आप ज़रा ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 2P ठीक होगा या 4P ठीक होगा? तो अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि इसको ओपन करके यहाँ लिखना है। ओपन करके अगर लिखना होता, सपोज करें, तो फिर P का स्क्वायर होता ना, तो ओपन नहीं करना होता। आप लोगों ने उस जो भी आपको पावर गिवन है उसके इनसाइड वाला ऑप्शन ही लिखना होता है। तो इनसाइड वाला ऑप्शन इसका 2P बनेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो तो मोमेंटम कितने टाइम? 2P टाइम बनेगा। एक और इसका फॉर्मेट, बहुत खूबसूरत फॉर्मेट, उस पर बात करते हैं। देखें बच्चे, इस फार्मूले को ज़रा गौर करो, बल्कि आप सबसे पहले फार्मूले पे आ जाओ। P इज़ इक्वल टू mv। अब बच्चों ज़रा देखें, इस फार्मूले में अगर v कांस्टेंट हो जाए, v को कांस्टेंट कर दें, तो P का यानी मोमेंटम का और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये मैंने बेसिक फार्मूला से लिखा है, P इज़ इक्वल, चलिए मैं दोबारा लिख सकता हूँ, P इक्वल टू mv फार्मूला है ना। इस फार्मूले से लिखा है कि मोमेंटम का और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब आप इस फार्मूले पे आ जाए ज़रा। ये फार्मूला लिखा है काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर बाई 2m। अब बच्चों फॉर द टाइम बिंग अगर आप ये सोचते हैं कि इस बॉडी की मैं चलें अब काइनेटिक एनर्जी को अगर कांस्टेंट कर दूं, अगर इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है। अगर काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला है कांस्टेंट हो जाए तो 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है। ये वाला कांस्टेंट इस कांस्टेंट से कैंसिल हो गया, तो इधर P स्क्वायर बच गया, उधर जाकर m हो गया। तो ये इक्वेशन आपके सामने लिखी कि P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m। तो ये जो P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m असल में लिखा हुआ है इस फार्मूले से है। और ये फार्मूला बच्चों कब वैलिड है? जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जिसकी ये कंडीशन बन गई ना फिर कि P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m हम तब लिखेंगे जब काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं गिवन तो जनरल फार्मूला आपका ये बनेगा, P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? m होगा। मैंने एक छोटा सा एमसीक्यू लिखा है। एमसीक्यू ये है, इफ़ m1 रेशो m2 आपको गिवन है 4:9, इन 2 मासेस के आपको रेशो गिवन है 4:9। और क्वेश्चन उसका ये है क्या मोमेंटम की रेशो बताओ, यानी मास की रेशो गिवन है और आपसे किसकी रेशो पूछ रहा है? मोमेंटम की रेशो। अगर जनरल क्वेश्चन है तो हम इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है? जो मास की रेशो है वही मोमेंटम की रेशो होगी। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है, ये वाला जो डायरेक्ट, लीनियर डायरेक्ट मुझे इसे कहना चाहिए। तो ये रेशो क्या बन जाएगी? 4:9 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन बच्चों अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे पूछे m1:m2 4:9 है और क्वेश्चन में आपसे ये कह दे कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी क्वेश्चन सेम है, m1:m2 4:9 है और क्वेश्चन में ये बता रहा है इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, और दोबारा आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछे कि अब आप इनके मोमेंटम की रेशो बताओ, इन्हें अब मोमेंटम की रेशो बतानी है। तो अब मुझे बताओ कि आप लोगों ने लीनियर वाला डायरेक्ट यूज़ करना है या स्केयर वाला? बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, अब हम स्केयर वाला डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ना, P स्केयर प्रोपोर्शनल टू m है ना। अगर मैं इसकी दोनों साइड पे अंडर रूट ले लूँ तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया,
तो आपके पास क्या बन जाएगा, P इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m हो जाएगा फिर, यानी फिर फार्मूला बनेगा P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, रहेगा डायरेक्ट रिलेशन लेकिन विद अंडर रूट के साइन के साथ होगा। इसको जल्दी से सॉल्व भी कर लेते हैं। तो P1/P2 ये बच्चों क्या बनेगा, अंडर रूट, आप सेपरेट अंडर रूट भी लिख सकते हैं डिवीजन में और इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, m1/m2 होगा। अब इसमें अगर आप बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं तो m1/m2 आपको कितनी गिवन है, 4/9 है, यहाँ पर 4 और 9, तो आंसर कितना बन जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि P1/P2 जो बनेगा वो 2/3 हो जाएगा। आखिरी बात, ये जो मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन करवाया ना, जिसमें चेंज इन मोमेंटम पूछा हुआ था, जिसमें मैंने आपको क्या बोला था, बॉडी की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर इसी क्वेश्चन में आपका कभी क्वेश्चन आ जाए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताएं, तो मुझे बताओ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², यहाँ पर भी क्या होगी, हाफ mv² होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के साथ माइनस साइन तो नहीं आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगी, 0 होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड पे डिपेंड करती है, यहाँ पर भी स्पीड v है, यहाँ पर भी स्पीड v है, तो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक का आंसर 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर चेंज इन मोमेंटम पूछे तो वो 0 मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक पूछेगा तो वो 0 है। सेम इधर भी है, इधर भी चेंज इन मोमेंटम हमने पढ़ा था 0 नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेगा तो वो 0 होगी। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के कुछ रिलेशनशिप डिस्कस किए थे, उसके एक छोटा सा पार्ट रह गया था, अभी उस पर बात करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के इंटरेस्ट में परसेंटेजेस के भी आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की 2 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज आपको गिवन होती है और मोमेंटम की परसेंटेज आप लोगों ने बतानी होती है। यानी फर्स्ट कैटेगरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज गिवन होगी और मोमेंटम को आप लोगों ने परसेंटेज उसकी बतानी होगी। और हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो जब काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज आपको गिवन होती है वो लार्ज परसेंटेज गिवन होती है। लार्ज मीन वो 100%, 200% या 300% की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होते हैं। तो पहले वो क्वेश्चन की बात करते हैं जिनमें आपको काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज गिवन होगी और वो परसेंटेज मोर देन 100% होगी या 100% होगी। इन क्वेश्चन में बात करते हैं। इसके लिए आप एक छोटी सी चीज़ सोचें। आप सपोज करें कि एक चीज़ की जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है और कोई ऐसा इशू है कि उस चीज़ की जो परसेंटेज है, उस चीज़ की जो प्राइस है वो 100% इंक्रीज़ होगी, यानी 20 रुपये की पहले वो थी और उसकी जो प्राइस है वो 100% इंक्रीज़ होगी। तो आपका क्या ख्याल है, वो 120 रुपये की हो जाएगी, यानी 120 रुपीज़ की होगी? क्या सोच रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप ठीक कह रहे हैं। 120 रुपीज़ की नहीं हो जाएगी, बल्कि अगर वो 20 रुपीज़ की थी और उसकी प्राइस अगर 100% इंक्रीज़ होगी, तो 100% इंक्रीज़ होने का मतलब है जितने की चीज़ वो पहले थी उससे उसकी प्राइस डबल होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब कि अगर वो 20 रुपीज़ की थी तो 100% इंक्रीज़ होने का मतलब है उसकी प्राइस कि वो अब 40 रुपीज़ की होगी। कोई भी चीज़ जब 100% इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसके अंदर 100 ऐड कर दें, इसका मतलब होता है जितनी उसकी पहले प्राइस थी उससे वो डबल हो गई है। डबल होने का हम 2 टाइम्स भी कह सकते हैं। ये इसी को यूज़ करके हम अपनी एक स्केल बनाते हैं और उस स्केल की मदद से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है, कोई भी चीज़ जब 100% इंक्रीज़ होती है तो 100% इंक्रीज़ होने का मतलब वो पहले से क्या होगी, डबल होगी। डबल मीन 2 टाइम्स होगी। इसी को आप आगे यूज़ करके हम काम कर लेते हैं। 200% इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, वो चीज़ 3 टाइम्स होगी। 300% का मतलब 4 टाइम्स, 400 का मतलब 5 टाइम्स एंड सो ऑन, 6 एंड सो ऑन आप नीचे लिख सकते हैं। 600 का टाइम्स आप लिख सकते हैं। अब इसको याद आप कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका ये है, देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है ना परसेंटेज के साथ, और इधर एक नंबर टाइम के साथ लिखा होता है। याद रखने का मेथड ये कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा आप यूँ भी याद रख सकते हैं कि उस नंबर के अंदर हम 1 ऐड करके उसके साथ टाइम्स लगा दें। यानी 400% का मतलब 4 के अंदर 1 ऐड करें तो कितना बन गया, 5 टाइम्स। यानी इस नंबर से एक ज़्यादा टाइम्स बनता है असल में। याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर वो रूल अप्लाई करें, 300% का मतलब क्या होगा, 3 से एक नंबर ज़्यादा करें तो 4 टाइम्स बनेगा।
200% का मतलब 2 के अंदर 1 ऐड करें 3 टाइम्स बनेगा। तो ये बस आप लोगों ने टेक्निक याद रखने के लिए कर सकते हैं। अब आप सोचें ज़रा जल्दी से कि अगर 600%, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, 600% इंक्रीज़ का मतलब कितने टाइम बनेगा? आप ठीक बता रहे हो, 6 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो कितने टाइम बनेगा? 7 टाइम्स बनेगा। तो अगर ये आ जाए कि 700% कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है तो 7 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो कितना बन गया? 8 टाइम्स बनेगा। बस एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। इसका भी यूज़ देखते हैं कि इस बात को अगर हम मेमोराइज़ कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन बड़ा ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये हम लोगों ने कल फार्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी P²/2m होता है। अगर यहाँ पर मास कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू P² हम लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन ज़रा देखें जल्दी से जो मैंने आपके लिए लिखा है। इसमें बच्चे वो कह रहे हैं, इफ़ काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, इफ़ काइनेटिक एनर्जी बॉडी इज़ इंक्रीज 300%, कि काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज़ हो गई है। व्हाट इज़ इंक्रीज़ इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में इंक्रीज़ पूछी गई है और सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं आपको परसेंटेज में गिवन है, यानी जितने भी ऑप्शन हैं मोमेंटम के वो भी परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। इसका बच्चे आसान सी टेक्निक ये है कि आपको काइनेटिक एनर्जी जो परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, आप इस स्केल को यूज़ करके उस परसेंटेज को पहले टाइम्स या नंबर में कन्वर्ट कर लें, यानी परसेंटेज को टाइम्स में आप कन्वर्ट कर लें तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई है? 300%। इस स्केल से देखें तो 300% का मतलब कितने टाइम होता है? 4 टाइम्स होता है। तो अब जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ परसेंटेज की वैल्यूज़ पुट करने की बजाय हम यहाँ पर टाइम्स पुट कर लेते हैं। तो 300% इंक्रीज़ होने का मतलब कितने टाइम होगा? 4 टाइम्स। अब काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज़ होगी। अब हमें ये टेक्निक तो पता है कि हम लोगों ने दोनों साइड को बैलेंस करना होता है। तब आप लोगों ने P के साथ ऐसा नंबर लिखना है दोनों साइड बैलेंस हो जाए। तो अब सबको याद है कि अगर इसके साथ 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर लेने से क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। तो ये साइड बैलेंस है। इट मीन्स कि आप लोगों ने स्टेप करेक्ट किया है क्योंकि दोनों साइड बैलेंस हो रही हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज़ होने से मोमेंटम कितने टाइम इंक्रीज़ हुआ है? 2 टाइम्स। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? 300%, जो कि क्वेश्चन था। और काइनेटिक एनर्जी जब आपका 4 टाइम इंक्रीज़ हुई है तो मोमेंटम पहले से डबल हो रहा है। अब ये भी आपके एमसीक्यूज इस तरह के भी बन सकते थे कि इधर ऑप्शन में लिखा होता है कि मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन अब देख लें उसने ऑप्शन जो लिखे हैं वो 2 टाइम्स नहीं बल्कि परसेंटेज की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम का जो भी नंबर आएगा उसी दोबारा स्केल को यूज़ करके हम उस नंबर को वापस परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर 2 आ रहा है तो अगर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है 2 टाइम्स का मतलब कितने परसेंट बन रहा है? 100% बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 100% होगा। इट मीन्स कि 2 स्टेप होंगे। पहले हम इस परसेंटेज को जब यहाँ पर पुट करेंगे इस फार्मूला में, इस स्केल को यूज़ करके इस परसेंटेज को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? नंबर्स में। नंबर यहाँ पर पुट करके यहाँ से आप मोमेंटम के साथ वाला डिजिट गेस करेंगे। और अगर ऑप्शन मोमेंटम की भी परसेंटेज में गिवन हो तो इस डिजिट को यूज़ करके हम दोबारा वापस किस में आ सकते हैं? परसेंटेज में वापस आ सकते हैं। जिस तरह 2 टाइम्स का मतलब मैंने बताया आपको कितने परसेंट? 100% इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आगे बच्चे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं मोमेंटम के, और मोमेंटम के जो क्वेश्चन आते हैं वो मोमेंटम इंक्रीज़ के भी, ये मैंने अपवर्ड एरो में इंक्रीज़ के लिए वैसे यूज़ किया करूँगा और डाउनवर्ड एरो में यूजुअली डिक्रीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। तो मोमेंटम इंक्रीज़ के क्वेश्चन भी आते हैं और मोमेंटम डिक्रीज़ के भी क्वेश्चन आते हैं। याद अब आप लोगों ने ये रखना है कि मोमेंटम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आप लोगों ने स्केल जो मेमोराइज़ करनी है उसके ऊपर गौर करते हैं। स्केल मैंने लिखी 10%, 20, 30, 40। तो मोमेंटम के जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के क्वेश्चन आते हैं वो ये परसेंटेज आपको गिवन होती है। 10% गिवन होता है, 20% मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है 30%। तो आप लोगों ने 10% के लिए याद रखना है +-1। अब प्लस और माइनस का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया ना मोमेंटम इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी। तो प्लस हम लोगों ने तब यूज़ करना है जब मोमेंटम आप लोगों का इंक्रीज़ हो रहा हो, यानी प्लस तब यूज़ करना है जब मोमेंटम इंक्रीज़ हो, और माइनस उस वक्त यूज़ करेंगे जब मोमेंटम डिक्रीज़ होगा। कहाँ यूज़ करना है वो तभी हम बात करेंगे। तो जैसे टूल बता रहा हूँ ना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए टूल है सिर्फ। तो 10% इंक्रीज़ का मतलब +-1 होगा। प्लस तब यूज़ करना है जब मोमेंटम इंक्रीज़ होगा और माइनस तब यूज़ करना है जब मोमेंटम डिक्रीज़ होगा। इस तरह 20% का मतलब +-2 है, 30 का मतलब +-3 है। ये तो याद रखना भी आसान है
कि जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है वही उधर लिखा होता है, बस परसेंटेज और ज़ीरो उसका ख़त्म हो जाता है। 40% का मतलब 4 होगा, 50 का मतलब 50% का मतलब ±5 होगा। तो ये उससे भी याद रखना आसान है। अब रहेगी बात कि इस कंसेप्ट को आप लोग यूज़ कैसे करेंगे। इसके लिए आपके लिए मैंने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, इसको बच्चे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी इफ़ मोमेंटम ऑफ बॉडीज़ इंक्रीज 20%। तो यहाँ दो वर्ड है, मोमेंटम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और 20% हो रहा है। इट मीन्स कि आप लोगों को मैंने बताया ना कि प्लस माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर इंक्रीज़ के क्वेश्चन आएंगे तो हम प्लस वाली बात करेंगे, और अगर डिक्रीज़ लिखा होता तो फिर हम लोगों ने क्या यूज़ करना था, माइनस यूज़ करना था। कहाँ प्लस माइनस यूज़ करना है, अभी उसकी तरफ आते हैं। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है 20%, और काइनेटिक एनर्जी के जो ऑप्शन आपको गिवन है वो अगेन परसेंटेज की फॉर्म में ही गिवन है। देखिए बच्चे मैंने आपके लिए बोर्ड के लिए वही पुराना आपके लिए फार्मूला लिखा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। देखिए अगर इस साइड पे मैं 100 लिखता हूँ तो बैलेंस करने के लिए इस साइड पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये ऑलरेडी हमें याद है चीज़, दोनों साइड हम बैलेंस करते हैं। अच्छा अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसको समझने की आप थोड़ा कंसंट्रेट करके बात समझिएगा, बात बहुत आसान सी है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है ±2, और 20% हमारे पास क्या है, इंक्रीज़। तब आप लोगों ने यहाँ से +2 सेलेक्ट करेंगे, -2। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, +2 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि क्या चीज़ आ रही है, इंक्रीज़ का बच्चों वर्ड यूज़ हो रहा है। अब आप लोगों ने उस +2 का करना क्या है, ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का ये एक फंडामेंटल स्टेप है। यानी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ये उसका फंडामेंटल स्टेप होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 20% इंक्रीज़ का मतलब +2 बना क्योंकि इंक्रीज़ है। अब उस +2 का आप लोगों ने करना क्या है, वो जो +2 होगा उसको आप इस नंबर के अंदर ऐड करेंगे। यानी जो p के साथ 10 लिखा हुआ है उसके अंदर ये वाले नंबर ऐड होंगे। इंक्रीज़ के क्वेश्चन आए या डिक्रीज़ के क्वेश्चन आए, इंक्रीज़ के क्वेश्चन में वो नंबर यहाँ पर प्लस होता जाएगा 10 के अंदर, और डिक्रीज़ वाले क्वेश्चन में वही नंबर, ये वाले जो नंबर हैं 10 में से सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। तो अभी क्योंकि मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, +2 कर देंगे इसके अंदर। यानी 10 की बजाय क्या लिख देंगे, 10 + 2 12 हो जाएगा। अब बच्चों ये सोचो कि आप लोगों ने दोनों साइड को बैलेंस करना है, तो अब काइनेटिक एनर्जी के साथ हम लोग क्या नंबर लिखेंगे, दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगी। तो 12 इधर लिखा है, 12 कैसे है, 10 के अंदर ये वाला 2 ऐड हुआ है। क्यों ऐड हुआ है, इस 20% की वजह से। इस 12 का अब आप लोगों ने स्केयर लेके दोनों साइड बैलेंस होंगी ना, क्योंकि इधर 12 का स्केयर ले जा रहे हैं, तो 12 का स्केयर क्या बनेगा, 144। इस बात का मतलब ये हुआ कि 20% इंक्रीज़ की वजह से यहाँ से स्केल से देख के आप लोगों ने 10 के अंदर 2 ऐड किया, 12 हो गया, और साइड बैलेंस करने के लिए इसका स्केयर यहाँ लिखा जो कि 144 आ रहा है। अब ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो देखो बच्चों, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100, अब कितनी है, 144। तो कितना इंक्रीज़ आया है, 44 का इंक्रीज़ आया ना, क्योंकि 100 थी पहले, अब 144 है। तो 144 - 100 कितना बन गया, 44। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिर कितने % इंक्रीज़ हुई है, 44% काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ये फर्स्ट टाइम आप लोग समझ रहे हैं। अगर जो बच्चे उनको मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ये विद इन सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। सपोज करें कोई बच्चा कहता है नहीं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं हुई 20%, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम इंक्रीज़ की बजाय बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हुई है। यानी वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ के लिए सॉल्व नहीं करवाना चाह रहा, वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक होगी बात, इसको छोड़ देते हैं, ये तो क्वेश्चन हल हो गया ना, इसकी बात ख़त्म होगी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, परसेंटेज उसने 20 रखी है अगर, तो अब मुझे बताओ 20% डिक्रीज़ हो तो आप प्लस करेंगे, माइनस, बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, -2 करेंगे। किसके अंदर करेंगे, इसी फंडामेंटल स्टेप में। इस फंडामेंटल स्टेप में अब 10 में से 2 माइनस करें ना, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। क्या बताया था, इसको बैलेंस करना होता है आप लोगों ने। बैलेंस करने के लिए इधर किसका स्केयर लिया जा रहा है, 8 का स्केयर कितना होगा, 64। अब ज़रा खुद सोचो, मोमेंटम अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ने भी डिक्रीज़ होना है। अब पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100, अब काइनेटिक एनर्जी के साथ कितना आ रहा है, 64। तो अब आप लोगों ने बताना है काइनेटिक एनर्जी जो है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी कितने % डिक्रीज़ हुई है। तो 100 में से 64 को माइनस करो तो कितने % डिक्रीज़ हुई है, 36% काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ होगी। तो जब मोमेंटम 20% डिक्रीज़ होगा तो आप लोगों ने यहाँ पर प्लस नहीं यूज़ करना, बल्कि क्या यूज़ करना है, माइनस। तो
तो -2 आप लोगों ने 10 में से 2 को माइनस किया, 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब देखना है काइनेटिक एनर्जी कितने % डिक्रीज़ हुई है, तो जिस तरह इंक्रीज़ निकाली थी उसी तरह डिक्रीज़ निकालेंगे कि 100 में से इसको माइनस कर दो तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 36% आ रहा है। आपके लिए एक और चले मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो वो सॉल्व हो जाए। 20% को छोड़कर अब बात करते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी आप लोगों ने परसेंटेज बतानी है। इफ़ जो P है ना मोमेंटम, आप लोगों का मोमेंटम 10% इंक्रीज़ हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी बताएं कितनी चेंज होगी इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज 10%। मोमेंटम बच्चों आप लोगों का 10% अगर इंक्रीज़ हुआ है तो इसको देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। मोमेंटम उसने 10% लिया है और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ बतानी है। ज़रा स्केल से देखो, 10% इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ इंक्रीज़ हुआ है तो क्या करेंगे, +1 करेंगे। इसके अंदर आप +1 ऐड करें, 10 के अंदर +1 करें तो 11 हो गया, तो 10 इंक्रीज़ की वजह से प्लस किया। अब आपको पता है इसका स्केयर यहाँ लिखते हैं, तो 11 का स्केयर 121। अगर 121 हुआ है तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने % इंक्रीज़ हुई है, पहले 100 थी अब 121, डिफरेंस कितना आ रहा है 21 का। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर मोमेंटम 10% इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ से डिफरेंस बन रहा है 21 का, तो हम बोलेंगे जो काइनेटिक एनर्जी है वो बच्चों आप लोगों की 21% क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बस ये आप लोगों ने कंसेप्ट माइंड में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम के जो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं इन्हीं 2 टाइप्स के आते हैं। तो आपके इंटरेस्ट में फिजिक्स वाला पोर्शन ये मेथड सीखने से आपका अटैम्प्ट हो जाएगा।